नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुक के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वादी हुंजा में कुदरत की नाराजगी का खमियाजा उठा रही है मकामी अवाम। गिलगित बल्तिस्तान में हुई चेरी की बम्पर पैदावार, लेकिन मायूस हैं काश्तकार। और श्रीनगर में सयाहों की सहूलत के लिए लॉन्च हुआ शिकारा ऐप। ऐसा लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान में कुदरत नाराज हो गई है। अवाम एक कुदरती आफत से निपटे भी नहीं थी कि दूसरी मुसीबत तैयार हो गई। यहां पस्सू इलाके में ग्लेशियर के फटने का खतरा लाहक हो गया है। अब इसमें तेजी से पानी बाहर निकल रहा है, जिससे आसपास के दरिया और एक झील के फटने का खतरा लाहक है। इस वजह से अवाम की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं। कई दिनों से मकामी अवाम डर डर कर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एक तरफ तो इन्होंने कुछ दिन पहले ही पास के इलाके हसनाबाद में हुई कुदरती तबाही देखी है और ऐसा लगता है कि अब इनका नंबर आ गया है। इस वजह से ये लोग रातों को जाग कर पहरा दे रहे हैं। हालांकि हुकूमती इदारे इन लोगों को हिफाजत का यकीन दिला रहे हैं, लेकिन मकामी लोग हुकूमत पर जरा भी एतमाद नहीं करते। उन लोगों ने देखा है कि हुकूमत ने कैसे हसनाबाद के अवाम से भी ऐसा ही वायदा किया था, लेकिन ना तो वो तबाही को रोक सके और ना ही लोगों की बाज़ाबादकारी कर सके। गिलगित बल्तिस्तान में वादी हुंजा काफी खूबसूरत इलाका है। यहाँ अक्सर सयाह नजर आते हैं, लेकिन हसनाबाद ग्लेशियर फटने की वजह से यहाँ लोगों का आना जाना अभी थम सा गया है। इसी इलाके में वाक़े है पस्सू लेक। इसका ये नाम पास में ही वाक़े पस्सू ग्लेशियर के नाम पर पड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग के सबब ये ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहा है, जिस वजह से बहुत से लोगों को जानो माल का खतरा लाहक हो गया है। यहाँ पानी की सतह में तेजी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसने आसपास के इलाकों को अपनी आगोश में ले लिया है। पास में ही तामीर हुआ ये ब्रिज भी हसनाबाद ब्रिज की तरह ही दरिया की उफनती मौजों में समा सकता है। ब्रिज के जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड के जो फाउंडेशन है, इसको ज्यादा थ्रेट है क्योंकि ये क्रैक हो चुका है। अगर फ्लड ज्यादा हो जाता है इस नाले में तो डेफिनेटली वो इस फाउंडेशन को गिरा देगा और जब पुल टूट जाएगा तो केकेएच भी उससे मुतासिर होगा। पस्सू ग्लेशियर के बढ़ते खतरे को देखकर आसपास के अवाम ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। इस सिमत में गांव के बुजुर्गों की मीटिंग बुलाई गई। इसमें फैसला लिया गया कि मकामी फोर्स कमांडर, वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी के दरबार में गुहार लगाई जाए। गांव को फौरन खाली करवा लिया जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कम से कम खवातीन और बच्चों को कहीं महफूज जगह भेज दिया जाए। इस दौरान मकामी अवाम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि हुकूमत कोई एहतियाती कदम क्यों नहीं उठा रही है। क्या वो हसनाबाद जैसे किसी हादसे का इंतजार कर रही है? साइड पे जो हमारे गांव की तरफ जो पानी का जो मोड़ है, उसमें अगर प्रोटेक्टिव वॉल न बनाया गया तो ये गांव को सीधा जो है हिट करेगा और गांव को तकरीबन 40 घराने इसके जद में आएंगे, तो ये नुकसान कर देगा। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की जान कितनी सस्ती है, इसका अंदाजा हुक्मरानों के रवैये को देखकर लगाया जा सकता है। अगर उफनते हुए पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिला तो फिर काराकोरम हाईवे भी डूब सकता है। सड़कें जगह जगह से टूट सकती हैं। इसके अलावा यहाँ से आगे यानी सोस्त बॉर्डर तक गए हुए सयाह वहीं फंसे रह सकते हैं। किसी तरह के आफत से निपटने के लिए अभी तक न ही बड़ी मशीनें यहाँ पहुंची हैं और न ही सीनियर इंजीनियर यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो ग्लेशियर पिघल के दरियाओं का जो बहाव में पानी में इजाफा देखा जा रहा है,
اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان کی ایڈمنسٹریشن ہے آل اوور ہم اگر بات کریں تو وہ اس پہ اتنی زیادہ لوئل ہو کے جو کام نہیں کر رہی ہے. حالیہ دور میں جو حسن آباد کی جو برج ہے جو پاک چائنا کو جو لنک کر رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے بھی انتظامیہ کو ملٹیپل ٹائم وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو وہاں کے لوگوں نے باور کروایا کہ یہاں پہ جو گلیشیئرس ہیں یہ پگھلنے کا خطرہ ہے, لیکن وہاں پہ فی الفور انتظامیہ نے جو ایکشن نہیں لیا تو اس میں اس طرح کے حادثے کا وہاں شکار ہو گیا. افنتی ہوئی جھیل کے سبب یہاں حادثے بھی بہت ہو رہے ہیں. حالیہ دنوں ایسے کئی واقعے دیکھنے میں آئے جب مسافروں سے بھری ہوئی سواری گاڑیاں پانی میں سما گئی. ان حادثوں میں بہت سے لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی ہے. دراصل یہاں رات میں فلڈ لائٹ کا انتظام نہیں ہے اور دن کے وقت بھی لوگوں کو پانی کی سطح کا صحیح اندازہ نہیں لگ پا رہا ہے. ایسے میں حادثے تو ہونے ہی ہیں, لیکن حکومت کو تو لگتا ہے کسی بڑے حادثے کا انتظار ہے. گلیشیئر پگھلتے جا رہے ہیں کیونکہ گرمی کا جو دور ہوتا ہے جون جولائی اگست میں, تو اس میں جہاں ہمارے گلیشیئرس ہیں وہ پگھل کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ ایک تو ڈسٹرکٹ گیزر کی ہم بات کریں تو دریا جو ہمارا ہے وہ بالکل روڈ کے ساتھ ساتھ ہے, تو وہ روڈ کو مطلب کٹاؤ کر کے لے کے چلا جاتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں یہاں پہ. تو انتظامیہ کو فی الفور اس کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ جو گلیشیئرس بنے ہوئے ہیں ان کے لیے گلیشیئر جو پگھل کے پانی آ رہا ہے اس کے ایڈمنسٹریشن اس کو نوٹس لے لے اور ان چیزوں کو دیکھیں بڑے نزدیک سے. گلگت بلتستان میں حکومت کا کردار اس طرح کے ماحول میں کافی اہم ہو جاتا ہے, لیکن حکومت کی یہی روایت رہی ہے کہ جب عوام کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تبھی حکومت اپنا کردار نبھانے سے چوک جاتی ہے. یہاں لوگوں نے کئی بار حکومت سے گزارش کی ہے کہ وہ ماحولیات پر توجہ دیں, گلوبل وارمنگ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے درختوں کی کٹائی پر سختی سے روک لگائیں, ٹمبر مافیا پر سخت ایکشن لیں. لیکن حکومت ان باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی ہے. ایسے میں کوئی اس طرح کی حکومت سے بھلا کیا توقع رکھے؟ گلگت بلتستان میں قدرتی تباہی کو روکنا ہے تو اس کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھانے ہوں گے, لانگ ٹرم منصوبے تیار کرنے ہوں گے. قدرت کا توازن برقرار رہے اس کے لیے قدرت سے کھلواڑ فوراً بند کرنا ہوگا, نہیں تو پورا گلگت بلتستان تباہ ہو سکتا ہے. بہرحال اب چلتے ہیں شری نگر. یہاں موسم گرما کے ساتھ ہی سیاحوں کی آمد ہر دن بڑھتی جا رہی ہے. وادی آنے والے بیشتر سیاح سب سے پہلے شری نگر میں ہی داخل ہوتے ہیں اور آنے کے ساتھ ہی جھیل ڈل اور شکارے میں سواری کا لطف اٹھاتے ہیں. سیاحوں کو اس سمت میں مزید سہولت دینے کے لیے آریانز شکارا ایپ نامی موبائل ایپ لانچ ہوا ہے, جسے چنڈی گڑھ کے کالج جانے والے مقامی نوجوانوں نے تیار کیا ہے. ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ سیاحت کو بڑھاوا دینے والا مفید ایپ ثابت ہو سکتا ہے. مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں. موجودہ وقت میں جموں کشمیر کے نوجوان اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بدولت عام لوگوں کے کام آنے والی مصنوعات بناتے ہوئے معاشرے میں اپنی الگ پہچان بنا رہے ہیں. جی ہاں, کچھ ایسا ہی کارنامہ کر دکھایا ہے چنڈی گڑھ میں تعلیم حاصل کر رہے جموں کشمیر کے پرجوش طلباء نے. ان کالج اسٹوڈنٹس نے سیاحوں اور شکارا والوں کی مدد کے لیے آریانز شکارا ایپ نامی موبائل ایپ لانچ کیا. موقع پر موجود ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری نے نہ صرف ایپ سے جڑی تمام خاصیتیں جانی بلکہ جموں کشمیر کے ان ہونہار طالب علموں کے پوٹینشیل کی جم کر تعریف کی. شکارا ایپ جو ہمارے ہی یہاں کے بچے ہیں کشمیر کے جنہوں نے ڈیولپ کی ہے, جو کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں آرین گروپ آف کالجز کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے ٹورسٹ کا ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے, اور جو شکارا اونرز ہیں ان کو ایک سسٹینیبل لائیولیہڈ پرووائڈ کرنے کے لیے. جب ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ توڑ گرمی اپنا قہر برپا رہی ہو تو ایسے میں زیادہ سے زیادہ لوگ وادی کی طرف رخ کرنا پسند کرتے ہیں, اور وادی میں آنے والے بیشتر سیلانی
एक ना एक बार डल झील में शिकारा राइड के ख्वाहिशमंद रहते हैं। लेकिन पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान ऐसा भी होता है जब सयाहों को शिकारा राइड के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में लोगों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए ऐप के फीचर्स काफी करामाती माने जा रहे हैं। हमने इस बारी जो है यहाँ पे शिकारा ऐप बनाई है। इससे पहले भी हमने बहुत सारी ऐप्स बनाई थी, रमजान ऐप बनाई थी, या उसके बावजूद हमने जो सोलर बोर्ड बनाया था वो भी हमने लॉन्च किया था डल लेक में। अभी हम जो ये ऐप बना रहे हैं इससे हमारे जो टूरिस्ट हैं उनको बहुत सी आसानी होगी। और मेन बात ये है कि जो वहाँ पे हम बुक करते थे वहाँ जाके बुक करनी पड़ी थी, अभी क्या होगा, अभी हम अपने मोबाइल से कहीं से भी अब वो शिकारा बुक कर सकते हैं। जो वहाँ के ओनर्स हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी, जो टूरिस्ट होंगे उनको भी कोई परेशानी, और जो लोकल्स हैं उनको भी बहुत फायदा होगा इससे। प्राइवेट कैब के ऐप की तरह ही शिकारा ऐप में भी यूजर्स को शिकारा की ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत दी गई है। इसमें श्रीनगर के बुलवर्ड रोड पर वाक़े 1 से 20 नंबर तक घाटों से अपना पसंदीदा शिकारा शेड्यूल किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बताते चले कि इसे तैयार करने के दौरान शिकारा राइड की दरें और उसके साथ शिकारा ओनर्स की पूरी जानकारियां भी दी गई हैं। काबिले गौर है कि ऐप में इतने साफो शफाक तरीके से दी गई जानकारियों से सयाह और सबसे ज्यादा मकामी शिकारा वालों को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। इससे पहले भी हमने इस पर बहुत फोकस किया है, अभी और हो रहा है। ये हमारे टूरिज्म को बढ़ावा के लिए बहुत अच्छा है। अभी तो सब चाहे जहाज में चढ़ो तो अभी ये ज़रूरी है, टैक्सी में चढ़ो तो ज़रूरी है, होटल में जाओ तो ज़रूरी है, हाउस बोट में जाओ ज़रूरी है, शिकारा में जाना है तो अब ज़रूरत बन गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यही कोशिश रहती है कि यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर पहुँचने वाले सयाहों को बेहतर से बेहतर सहूलियात मुहैया हो सके। ऐसे में तलबा की जानिब से तैयार किया गया शिकारा ऐप टूरिज्म सेक्टर से जुड़े सभी लोगों के लिए काफी करामाती साबित होने जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सिंगे सिंह ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की ग़ज़र में पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तरीके से जमीन हथियाने के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग लामबंद हुए। हजारों की तादाद में मकामियों का रोजगार दांव पर लगा हुआ है। अगर पाकिस्तान को वाकई में मकामी जंगली हयात की फिक्र है तो चीन को दी गई हजारों एकड़ जमीन की लीज पर रोक लगनी चाहिए। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित जेल की वॉच टावर से कूदकर जान देने वाले शख्स के घर वाले वजीर आला के घर के सामने सरापा एहतजाज हुए। एहतजाजियों ने इस बात की तफ्तीश का मुतालबा किया है कि कैसे जेल में बंद एक कैदी को वॉच टावर तक जाने की इजाजत मिली। हुसैनी जवान ने ट्वीट किया है कि गिलगित में जुमे की नमाज के बाद शियाओं की गुमशुदगी के खिलाफ बेशतर लोगों ने एहतजाज किया। जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जम्मू ने ट्वीट किया है कि J&K एजुकेशन डिपार्टमेंट हर साल 9वीं से 12वीं क्लास तक के 7,000 तालिबे इल्मों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा है। डॉक्टर बिलाल एम भट्ट IAS ने ट्वीट किया है कि जिला कुलगाम में 480 तालिबे इल्मों के लिए 17 करोड़ रुपए की कुल लागत वाला एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल क़याम अमल में लाया जा चुका है। एहसास कश्मीर ने खूबसूरत तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि श्रीनगर एक बहुत बड़ा शहर है जो वादी में दरियाए झेलम के किनारे बसा हुआ है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
अपडेट। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में वाक़ ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी के दौरान शिवलिंग बरामद होने के दावों के बाद मस्जिद पर कई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। वजू खाना भी बंद कर दिया गया है और मस्जिद में एक वक्त में सिर्फ 20 नमाजियों को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन चैनल PTV दिन रात भारत में अक़लियती तबके को लेकर झूठी खबरें दिखाने में लगा रहता है। PTV ने ज्ञान वापी मस्जिद से मुताल्लिक झूठी खबरें तो नशर कर दी, लेकिन अपने यहाँ अक़लियती फ़िरक़ों की काबिल रहम सूरत हाल पर आंखें मूंद रखी हैं। फूलों के शहर पेशावर में अक़लियती सिख फ़िरक़े के 2 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उनकी किसी से कोई निजी दुश्मनी भी नहीं थी। दरअसल पाकिस्तान में सिख बिरादरी के साथ पहली बार जुल्म नहीं हुआ है, इसकी एक तवील तारीख रही है। लेकिन इस तरह के मामले में पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह मीडिया का रवैया भी निराश करने वाला है। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसीज ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। बदतरीन महंगाई, भारत में महंगाई की शरह 9 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। पाकिस्तान के प्राइवेट टीवी चैनल 92 न्यूज में नरेंद्र मोदी हुकूमत के बारे में फिर से झूठी खबर नश्र की गई। अब आपको बता दें कि यूक्रेन जंग और सप्लाई चेन मुतासिर होने से पूरी दुनिया महंगाई की मार से जूझ रही है, लेकिन टीवी चैनल 92 न्यूज को पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की तशवीश नहीं है, बल्कि भारत में बढ़ती महंगाई उसे ज्यादा परेशान कर रही है। पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत गिरने की जो वजूहात रहीं, उनमें महंगाई भी एक है। महंगाई के मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के भी पसीने छूट रहे हैं। रमजान से कबल जो होशरुबा महंगाई का सिलसिला था, वो बदस्तूर ईद के बाद भी जारी है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है और इस वक्त एक अमेरिकी डॉलर लगभग 200 रुपए के बराबर है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया को इसकी फिक्र नहीं है। ज़राअत का शोबा कभी गिलगित बल्तिस्तान में बेहद अहम हुआ करता था। बागवानी शोबा भी यहाँ के काश्तकारों की आमदनी का खास जरिया था। सेब, अलूचा, खुबानी और चेरी जैसे फलों के बागान दूर दूर तक आसानी से देखे जा सकते थे। अखरोट और बादाम भी भरपूर मिकदार में होता था। लेकिन धीरे धीरे खेती के काम में मुनाफा कम होता गया। कभी सूखे की मार तो कभी सैलाब के खतरे ने फसलों और बागान को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसके अलावा फसलों में कीड़े लगने से भी काश्तकारों को काफी घाटा हो रहा है। हालांकि इस साल पूरे गिलगित बल्तिस्तान में चेरी की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन अफसोस इन लजीज रसीलेदार फलों की पाकिस्तान की मंडियों तक रसाई नहीं हो पा रही है और काश्तकार नाउम्मीद हो चुके हैं। ज़राअत का शोबा किसी भी मुआशरे के लिए बेहद अहम होता है, खास तौर से वो इलाके जहां आमदनी से लेकर तिजारत तक अवाम सबसे ज्यादा इसी पर मुनहसिर हों। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान में हवा का रुख उल्टा है। ये शोबा बुरी तरह से नजरअंदाज हो रहा है। नतीजा हर साल यहाँ खेती खराब हो रही है। यही हाल शोबाए बागवानी का भी है। अव्वल तो यहाँ के बागान अब फलों के बिना ही दिखाई पड़ते हैं और इस साल जब चेरी की अच्छी फसल हुई है तो उसे पाकिस्तान की मंडियों तक वक्त रहते पहुंचाना काफी मुश्किल है। नतीजतन इस अच्छी पैदावार का भी काश्तकारों को कोई फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केटों में अगर इसकी रिसाई हो तो और भी हमारे लिए जरिया आमदन का बाइस बनेगी। हम गवर्नमेंट के खजाने पे बोझ नहीं बनेंगे, हम बल्कि मुल्की खजाने के जरिए मुबादला को बढ़ाने में हम मददगार साबित होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में कई इलाकों में फलदार दरख्त और फसलें पानी के बिना सूखती हैं, तो बहुत सी जगहों खास तौर से निचले इलाकों में फसलें ज्यादा पानी की वजह से बर्बाद होती हैं। इसके अलावा भी जब फल या अनाज की अच्छी फसल हो जाए तब भी लोगों के सामने बहुत सी मुश्किलें दरपेश होती हैं। जैसे इस साल चेरी की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन काश्तकार पशोपेश में हैं कि वो अपना माल कैसे रावलपिंडी और लाहौर की मंडियों तक पहुंचाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खित्ते में उनके फसल के सही दाम मिलना मुश्किल है और पाकिस्तान तक पहुंचने से पहले ही चेरी जैसी फसल सड़ जाती है, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत कम होती है।
میرے والد کے زمانے میں ہم اس کو یہاں پہ پیٹیاں بھر کے صبح سویرے ہم یہاں سے اس کو لے کے گلگت ایئرپورٹ سے لے کے آگے رقص سنیما چوک تک ہم اس کو سوزوکی میں گھماتے رہتے تھے. صبح کے نماز کے ٹائم پہ ہم اگر لے جاتے تو پھر صحیح ریٹ پہ ہمارے لیے بکتی تھی. تھوڑا لیٹ ہوتے تو پھر اس وہ بھی مطلب سستے داموں بک جاتی تھی. جیسے جیسے وقت بیتا دنیا بھر میں نئی تکنیک کے استعمال سے زراعت میں بہتری آئی، لیکن گلگت بلتستان کے کاشتکاروں کو کبھی نئی تکنیک سے کھیتی کرنا یا کیش کراپ کے بارے میں کوئی جانکاری دی ہی نہیں گئی. موسم کی مہربانی سے جب کبھی ان کے درخت پھلوں سے لدے ہوتے ہیں تب بھی انہیں صحیح دام نہیں ملتے. ایسے میں نہ صرف چیری کے کاشتکار بلکہ ایسے تمام کسان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پاکستان حکومت یا مقامی حکومت سے کچھ تعاون مل جائے یا وہی ان کی فصل خرید لے تو ان کی مشکل آسان ہو جائے گی. لیکن حکومت نے ابھی تک اس سمت میں کوئی پہل نہیں کی ہے. اس کاروبار کا گلگت بلتستان میں زیادہ فعال ہونے کا جو وجہ ہے وہ یہاں سے اسلام آباد تک کے لیے اور ملک کے دیگر منڈیوں تک اس کی بر وقت اور آسان رسائی نہیں ہے. بالخصوص یہاں پہ پورے گلگت بلتستان کی فریش اور ڈرائی فروٹ کا انحصار کیج پہ ہوتا ہے جو سال میں اکثر اوقات بند رہتا ہے. تو اس کے لیے بالخصوص چیری کی جو مارکیٹ ہے اس تک بر وقت پہنچانے کے لیے ہوائی سروس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. شعبہ زراعت کی کہانی تو یہاں ہر سال کم و بیش ایک جیسی ہے. حکمران تو پہلے ہی لاپرواہ اور سنگ دل تھے، پھر دھیرے دھیرے قدرت بھی ناراض ہونے لگی، کاشت خراب ہونے لگی اور کاشتکار برباد ہوتے گئے. ایسے میں اگر یہاں فصلوں کو بچانا ہے تو بہت سے اقدام اٹھانے ہوں گے، جیسے کہ سنچائی سہولت میں اضافہ کرنا اور اگر فصل خراب ہو تو انہیں معاوضہ دینا. اس کے علاوہ سڑکوں کی صورتحال بھی درست کرنی ہوگی، کیونکہ تقریباً ہر سال خراب سڑکوں کی وجہ سے پاکستانی شہروں تک مال پہنچنے میں مشکل آتی ہے. نتیجتاً بہت سے لوگ نراش ہو کر یہ قیمتی پھل بیچنے کی بجائے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں اور آخرکار نراش ہو کر کھیتی باڑی چھوڑ کر یومیہ مزدور بن جاتے ہیں. اگر گلگت بلتستان کے پھلوں کو وقت رہتے بڑے پاکستانی شہروں تک پہنچا دیا جائے تو اس سے کاشتکاروں کی قسمت بدل سکتی ہے اور انہیں اپنی پیداوار کا صحیح دام مل سکتا ہے. بہرحال ایک بار پھر سے واپس چلتے ہیں جموں کشمیر. یہاں بھی کرکٹ کا کھیل اتنا ہی مقبول ہے جتنا پورے ملک میں ہے. ویسے کہا جا رہا ہے کہ اب صرف کرکٹ کا انداز ہی نہیں بدل رہا بلکہ اس میں آنے والے کھلاڑی بھی بدل رہے ہیں. پہلے بیشتر کھلاڑی شہروں سے آتے تھے لیکن حالات میں تبدیلی آ گئی ہے اور گاؤں قصبوں سے بھی ہونہار کھلاڑی سامنے آنے لگے ہیں جن کے لیے کرکٹ بورڈ بھی کافی محنت کر رہا ہے. اور اس سلسلے میں جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں کھلاڑیوں کے لیے ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام منعقد کیا گیا جس میں کافی بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے شرکت کی. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، چاہے بات تعلیم کی ہو یا پھر کھیل کود کی. یہاں کے نوجوانوں میں بے شمار صلاحیت ہے. کرکٹ کے کھیل کے لحاظ سے بھی بھارت میں بے شمار ٹیلنٹ ہے. کشمیر سے کنیا کماری تک نہ کرکٹ کی مقبولیت میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی ہونہار کرکٹروں کی. ایسے ہی ٹیلنٹڈ کرکٹ کھلاڑیوں کو پہچاننے اور آگے لانے کے لیے جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کام کر رہا ہے اور جموں میں اس سمت کی خاص قسم کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا اہتمام کیا گیا جس میں 10,000 سے زیادہ کرکٹروں نے شرکت کی. یہ پورا کانسیپٹ جو ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جتنی بھی ٹیلنٹ ہے اس کو آگے لایا جائے اور بعد میں ان کو اس پرکار تراشا جائے میچز کھلا کر کہ جو بھی اچھی ٹیلنٹ ہے وہ ابھر کے آئے گی. جس کی جیسی پرفارمنس ہوگی اس کو ویسے نوٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد فردر شارٹ لسٹنگ کی جائے گی اور جو کھلاڑی اس ٹیلنٹ ہنٹ میں حصہ لیے ہیں وہی ایلیجبل ہوں گے
आगे जाके JNK की टीम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मैंने कहा, टैलेंट की कमी नहीं है। आप हैरान होंगे कि पहली बारी जम्मू कश्मीर से IPL के अंदर जो है वो 9 प्लेयर्स हमारे जो है IPL में हिस्सा ले रहे हैं। 3 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं टीम्स के, और 6 प्लेयर्स हमारे नेट बॉलर्स का काम कर रहे हैं अलग अलग फ्रेंचाइजी के साथ। ये पहली बार हुआ है JNK की हिस्ट्री में। इसका साफ मतलब यह है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, और जो नेशनल सिलेक्टर्स हैं या जो फ्रेंचाइज के सिलेक्टर हैं उनकी नज़र भी हमारे खिलाड़ियों के ऊपर है। तो इसलिए अगर 9 हैं तो अगले साल हम चाहेंगे 19 या 20 हों। इस टैलेंट हंट प्रोग्राम की खास बात ये रही कि इसमें लड़के और लड़कियों दोनों ने हिस्सा लिया। दरअसल हालिया कुछ बरसों में खवातीन भी बड़ी तादाद में क्रिकेट खेलती दिखाई दे रही हैं। मैन इन ब्लू की तरह खवातीन क्रिकेट टीम भी बैनुल अक़वामी सतह पर अपने खेल का शानदार मुजाहिरा कर रही हैं। इसलिए लड़कियों को बराबरी के यकसा मौके फराहम करवाए जा रहे हैं। JKCA इंतजामिया के मुताबिक इस दौरान ट्रायल मैच भी करवाए जा रहे हैं। फिर वो अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर लेवल जैसे बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे। ये मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारी गर्ल्स के लिए। मतलब अलग अलग जगह से, जैसे कि डोडा, पुंछ, कटरा, यहाँ से बहुत सारी लड़कियां आ रही है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए अपना टैलेंट शोकेस करने का। और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसी के बेसिस पे 19 की भी सिलेक्शन होगी, तो आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। JKCA ने इस टैलेंट हंट प्रोग्राम को आसानी से चलाने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 8 जोन्स में तकसीम किया। जम्मू को 4 जोन्स में, जबकि कश्मीर और लद्दाख को 4 जोन्स में बांटा गया। जम्मू की जोन 1 में डोडा, किश्तवाड़, रामबन, जोन 2 में उधमपुर, रियासी, जोन 3 में कठुआ, सांबा, जम्मू और जोन 4 के अंदर सुंदरबनी, राजौरी और पुंछ में ट्रायल्स हुई। ये टैलेंट हंट यहाँ पर पहली बार हो रहा है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में कराया जा रहा है। यहाँ से दूर दराज से भी लड़के आ रहे हैं जिन्हें चांस मिलेगा कि आप JKCA टीम को रिप्रेजेंट कर सको। और यहाँ की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, प्लेयर्स का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने। और सिलेक्शन कमेटी भी यहाँ पर सबको चांस दे रही है, सबको अपना अपना टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है। इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में जो खिलाड़ी उम्दा खेल दिखाएंगे उनके लिए न सिर्फ IPL का रास्ता खुलेगा, बल्कि इसके अलावा इनके लिए भारत की नेशनल टीम में एंट्री करने का दरवाजा भी खुल सकता है। इसकी अहमियत को समझते हुए इन सभी नौजवान खिलाड़ियों का फोकस भी साफ है कि इस मौके को भुनाना है और किसी भी लिहाज से इसे जाया नहीं जाने देना। वैसे भी हर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, चाहे मैन हो या विमेन, हर किसी का एक ही ख्वाब होता है और वो है ब्लू जर्सी को पहनना। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।